4 मई वोटों की गिनती चल रही थी। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही थी। वो काउंटिंग वाली जगह पर जाती हैं। 4 घंटे के बाद रात 12 बजे बाहर आकर आरोप लगाती हैं कि उन्हें लात मारी गई और धक्का दिया गया। ईवीएम से वोट चोरी की जा रही है। जब चुनाव परिणाम आया तो टीएमसी के साथ ममता खुद भी चुनाव हार जाती है। कभी जेपी के काफिले और वाम दलों के लड़ाकों से अकेले लड़ने वाली ममता आज बेबस नजर आ रही है। अगले दिन 5 मई शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लूट का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर देती है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटने और टीएमसी कार्यालय में आग लगाई जाने की खबर सामने आने लगती है। ममता के भाग्य का सूरज 15 साल पहले 2011 में उदय हुआ था। अब वो 2026 में अस्त हो चुका है। आज खुन्नस खाई हुई नजर आ रही ममता बंगाल की सियासत की महारानी ऐसे ही नहीं बनी। कभी वो जेपी की कार की बोनट पर चढ़ गई तो कभी उन्हें बाल पकड़कर सीढ़ियों पर घसीटा गया। सर पर रॉड से इतनी गहरी चोट लगी थी कि ममता का बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस वीडियो में हम उनके राजनीतिक करियर के उतार और चढ़ाव की बात करेंगे। नमस्कार, मैं सोमा सिंह और आप देख रहे हैं वयम भारत। आज से 71 साल पहले 1955 में दक्षिण कोलकाता में प्रमिलेश्वर और गायत्री बनर्जी के घर ममता बनर्जी का जन्म हुआ था। छोटी उम्र में ही पिता का निधन हो गया। माँ बीमार रहती थी। बड़े भाई पर कमाने और ममता बनर्जी पर घर संभालने का बोझ आ गया। 5 छोटे भाई बहनों की देखभाल का जिम्मा ममता ने संभाला। पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उनके गुजर जाने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनके परिवार को सहारा दिया। ममता का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ हो गया और 1972 में कांग्रेस की जिला समिति की सदस्य बन गए। मुश्किलों का सामना कर ममता बनर्जी निडर निर्भीक फाइटर बन चुकी है। साल 1975 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ आंदोलन कर रहा था। जेपी अपने आंदोलन को धार देने कोलकाता भी आए थे। उनके काफिले में काफी भीड़ जुटी थी। अचानक से एक 20 साल की लड़की सामने आती है और काफिला रोककर जेपी की कार के बोनट पर चढ़ जाती है। ये लड़की थी ममता बनर्जी। इसके बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा परवान चढ़ने लगी। साल 1984 में कम्युनिस्ट का अभेद किला जादवपुर से ममता बनर्जी को दिग्गज कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चटर्जी के सामने उम्मीदवार बनाया गया। सभी ने सोचा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर नेता को धूल चटाकर ये बता दिया कि वो राजनीति में नई जरूर है, लेकिन कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उन्हें बता दिया कि वो राजनीति में संघर्ष के रास्तों पर चलकर राज करने आई है। इस जीत ने ही ममता बनर्जी को राजीव गांधी की नजरों में ला दिया, लेकिन 1989 में राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स के मामले से घिरी हुई थी और बहुमत से पीछे रह गई। ममता बनर्जी दक्षिण लोकसभा से चुनाव हार गई। हार के साथ ही ममता का सियासी करियर ढलान पर जाने लगा, लेकिन इसी बीच 1990 में बंगाल में बाटला कांड हुआ। बंगाल में उस वक्त लेफ्ट की सरकार थी। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने 2 महिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ दुष्कर्म किया और एक अधिकारी और ड्राइवर की हत्या कर दी। तत्कालीन सीएम ज्योति बसु ने बयान दिया, ये सब तो होता रहता है। जब ममता ने इसका विरोध किया तो वामपंथियों ने रॉड मारकर उनका सर फोड़ दिया। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। उन्हें जिंदा देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। कुछ दिन बाद ममता बनर्जी सर पर पट्टी बांधकर रैली में नजर आने लगी। जनता की सहानुभूति उनके साथ जुड़ने लगी। फिर 1991 में आई वो खबर जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी 7 दिन तक कमरे में बंद अकेली रोती रही। ना वो किसी से बात करती थी, ना कुछ खाती थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें दूसरी बार ऐसा लगा है जैसे वो अनाथ हो गए। 7 जनवरी 1993 की रात ममता एक मूक बधिर पीड़िता के लिए न्याय मांगने बंगाल सरकार के सचिवालय यानी रॉयटर्स बिल्डिंग में धरने पर बैठी थी। आरोप सीपीआई कैडर पर था। ज्योति बसु का कहना था कि सचिवालय सुरक्षित रखना पुलिस का काम है। पुलिस ने उन्हें बालों से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घसीटा। आधी रात को लॉकअप में बंद कर दिया।
उसी अपमान की आग में जलते हुए ममता ने कसम खाई, अब इस बिल्डिंग में तभी कदम रखूंगी जब खुद मुख्यमंत्री बनूंगी। ममता फाइटर थी, लेकिन अभी भी उनकी राह में कई बाधाएं हैं। ममता का जैसे जैसे कद बढ़ रहा था, वैसे ही पश्चिम बंगाल की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उन्हें ममता में अपना प्रतिद्वंदी नजर आने लगा और लगातार नजरअंदाज किए जाने से आहत होकर ममता बनर्जी ने 1997 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो इस अधिवेशन के बाहर अपनी रैली बुला ली। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी कहां मानने वाली थी। ममता की रैली में काफी बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी और इस भीड़ से उत्साहित होकर ममता ने इस भीड़ को तृणमूल नाम दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तृणमूल कांग्रेस मतलब असली कांग्रेस है। तृण का अर्थ होता है घास और मूल का अर्थ होता है जड़। ममता का मतलब था कि उनकी कांग्रेस ही जमीन से जुड़ी हुई कांग्रेस है। इसके बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपनी कांग्रेस को तभी भंग करेगी जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता जैसे प्रणब मुखर्जी सहित अन्य नेता उनके घर पर कतरना चाहते थे और इसमें कामयाब हुए। 1997 में उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। 1 जनवरी 1998 को जब सारी दुनिया न्यू ईयर के जश्नों में डूबी थी, ममता बनर्जी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इसके 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ और नई नवेली पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी 7 सीट जीत गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हुई। 2004 का लोकसभा और 2006 का विधानसभा चुनाव ममता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनका करियर डूबने लगा था। इस बीच 2006 में कम्युनिस्ट सरकार ने टाटा की नैनो फैक्ट्री के लिए सिंगूर के किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन देने का फैसला किया। किसान इसका विरोध कर रहे थे। ममता ने इसे करो या मरो की लड़ाई बना दिया। ममता बनर्जी 25 दिन तक भूख हड़ताल में बैठी रही। साड़ी फटी, पुलिस ने घसीटा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये मसला चल ही रहा था कि 2007 की शुरुआत में राज्य सरकार ने नंदीग्राम के किसानों की जमीन एक सीज के लिए जबरन छीनने का नोटिस जारी कर दिया। किसान सड़क पर आ गए। 14 मार्च 2007 की तड़के सुबह पुलिस ने खेतों में गोलियां चलाई। 14 ग्रामीण मारे गए। ममता ने इस पूरी लड़ाई को मां मार्टी मानुस के नारे में बदल दिया। 2009 में ममता की 19 लोकसभा सीटों के साथ धमाकेदार वापसी हुई। फिर रेल मंत्री बनी, लेकिन उनकी नजर तो 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता ने 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया। टीएमसी ने 294 में से 180 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। 20 मई 2011 को सीएम पद की शपथ लेकर ममता रॉयटर्स बिल्डिंग की तरफ निकली। राजभवन से सचिवालय तक का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया। पीछे हजारों लोगों की भीड़ थी। बैरिकेड तिनकों की तरह बह गए। जहां कभी उन्हें बाल पकड़कर सीढ़ियों से घसीटा गया था, अब वहां ममता मुख्यमंत्री बनकर पहुंची थी। जब वो उस लाल इमारत के गेट पर पहुंची तो माहौल किसी जंग जीतने जैसा था। 18 साल पुरानी कसम पूरी हो रही थी। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में ममता बतौर सीएम दाखिल हुई और यही उनकी पहचान बन गई। इसके बाद 2016 और 2021 में भाजपा ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कमल का विजय रथ बंगाल में हर बार रोका। तमाम कोशिश के बावजूद दिल्ली का डबल इंजन बंगाल की सरहद को पार नहीं कर सका। फिर आता है वर्ष 2026। इस बार बीजेपी ने SIR नाम का खेल शुरू किया। तकरीबन 27 लाख नाम SIR से काटे गए। चुनाव आयोग के साख पर सवाल उठे। बीजेपी के साथ मिली भगत की बात कही गई। केंद्रीय बलों को बंगाल में तैनात किया गया और इसी के साथ पहली बार वोटर खुलकर सामने आए। 90% की ऐतिहासिक वोटिंग हुई। बीजेपी को 207 सीट के साथ प्रचंड बहुमत मिला। ममता दीदी का किला ढह गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खत्म हुई। भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। यूपी का बुलडोजर अब टीएमसी के कार्यालय पर चलना शुरू हो गया। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी एक फाइटर की तरह क्या कमबैक करेगी या फिर टीएमसी का सूरज डूब चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।